इस चैप्टर में हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि क्रेता की समस्या क्या है कि वो किस बंडल का चुनाव करे, किस बंडल को पसंद करे, और उसे डिफरेंट कंस्ट्रेंट जो फेस करते हैं, जैसे वस्तुओं के मूल्य क्या है, उनकी आय कितनी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उस बंडल का सिलेक्शन करना होता है जो उन्हें सबसे ज़्यादा उपयोगिता दे। ये रही एक तरीके, एक ढंग जिससे हम उपभोक्ता के व्यवहार को समझे हैं। और इसी में आगे, इसी एनालिसिस को हमने आगे बढ़ाते हुए साथ में और भी कई चीज़ों को सीखा है, जैसे प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गिवन गुड। हम इन चीज़ों पे एक बार फिर वापस आएंगे, बट इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक और तरीके की ऑप्टिमाइजेशन को सीखने की ज़रूरत है। हमने कहा था कि ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हिंदी में हम इष्टमीकरण कहते हैं, उसमें दो तरीके की चीज़ होती है। एक होता है अधिकतमीकरण जो कि मैक्सिमाइजेशन है, और दूसरा होता है न्यूनतमीकरण या न्यूनीकरण जिसको हम मिनिमाइजेशन कहते हैं। तो हम अधिकतमीकरण की बात उपयोगिता के संदर्भ में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, एक्सपेंडिचर को हिंदी में हम व्यय कहते हैं, व्यय न्यूनतमीकरण की बात करेंगे। तो अगर आप टू गुड वर्ल्ड में रह रहे हैं कि दो ही वस्तुएं हैं, वस्तु 1 और वस्तु 1, और दूसरा है वस्तु 2, यही दो वस्तुएं हैं आपके पास, इन्हीं दोनों का कंजम्पशन कर रहे हैं, और वस्तु 1 का प्राइस अगर P1 है और वस्तु 2 का प्राइस P2 है, और आप P1 आप जो है X1 यूनिट इकाई जो है वो वस्तु 1 की खरीदते हैं, तो वस्तु 1 पे आपका टोटल व्यय, टोटल खर्च जो है वो P1 X1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर P2 वस्तु 2 का प्राइस है और X2 यूनिट खरीदते हैं वस्तु 2 का, तो आपका खर्च वस्तु 2 पे P2 X2 हो जाएगा, और आपका टोटल व्यय जो है वो दोनों के जोड़ से मिलेगा, P1 X1 P2 X2। तो ये आपका टोटल व्यय हो गया। अब आइडिया है कि अपने व्यय को कम से कम करना है, तो बड़ा ही एक सरल सा आंसर है कि व्यय को कम से कम करना है। कोई भी आप यूनिट वस्तु 1 और वस्तु 2 का नहीं खरीदें, 0 0 X1 और X2 को कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये जो है 0 हो जाएगा। बट ये हमारी इच्छा नहीं है, हम व्यय को कम करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई भी करना चाहते हैं, खुश भी करना चाहते हैं, अपने पसंदों, अपनी ज़रूरतों को पूरी भी करना चाहते हैं। तो आइडिया ये है कि व्यय को कम से कम करना है, लेकिन आपकी उपयोगिता कम से कम U0 से 0, U0 से ज़्यादा हो। सो आपकी यूटिलिटी जो कि UX1, X2 से बताई जा रही है, ये कम से कम U0 हो। अगर इसकी जगह पे हम लेस देन और इक्वल टू कर दें, तो फिर हम 0 की तरफ जा सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा कि उपयोगिता 0 कर लेंगे और व्यय 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि उपयोगिता कम से कम हमारा U0 होना चाहिए, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स X1 जो है वो आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और X2 भी है आपका 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हमारा प्रॉब्लम थोड़ा बदल गया है, अब हम न्यूनतमीकरण कर रहे हैं, और ये हमारा प्रॉब्लम है। तो आइए इसके बेसिक सिद्धांतों को समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं न्यूनतमीकरण। एक हम सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं, ग्राफिकल अप्रोच, इसको हम पहले रेखा चित्रों के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यय कितना होगा। आप मान लीजिए कि P1 X1 प्लस P2 X2 आप खर्च कर रहे हैं, तो ये किसी नंबर के बराबर होगा। इसको हम लोग अगर K लिख दें, ये K अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने टोटल व्यय को कहिए यहाँ K के द्वारा बता रहे हैं। तो इसको अगर ड्रॉ करें, यहाँ हमारा एक्सिस है X1 और यहाँ हमारा एक्सिस है X2, तो इसको ड्रॉ करें तो ये कैसा आ जाएगा, एक लाइन मिलेगा जो कि इक्वेशन जिसका होगा P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू K। अगर हम K चेंज कर दें
तो ये लाइन भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये K1 है, ये दूसरा लाइन मिल गया, ये जो है हो जाएगा आपका P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू K2। इसी तरह हमें एक तीसरा लाइन हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू K0। तो हम क्लटर नहीं करने के लिए इसको हम सिर्फ कहेंगे यहाँ कि ये जो है K0 के बराबर है, ये जो है K1 के बराबर है और ये जो है K2 के बराबर है। तो ये लाइंस जो हमें मिल रही हैं इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आइसो एक्सपेंडिचर लाइन। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। एक्सपेंडिचर व्यय, लाइन मतलब रेखा। हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं सम व्यय रेखा। मतलब कोई भी बंडल हम ले लें इस रेखा पे, ये बंडल ले लें या ये बंडल ले लें या ये बंडल ले लें, इन सारे बंडलों पे खर्च, उस बंडल पे खर्च जो टोटल आता है वो K के बराबर होता है। यही तो ये आइसो एक्सपेंडिचर लाइन बता रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा वाला जो है यूटिलिटी का ले लें, हम ड्रॉ करें Ux1 x2 इज इक्वल टू U0, है ना। मतलब वो सारे बंडल को देखें जिससे हमें सेम यूटिलिटी U0 मिल रही है। तो ये बंडल हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा। इस बंडल पे कोई भी बिंदु ले लेते हैं, कोई भी इस कर्व पे कोई भी बिंदु ले लेते हैं, सबसे हमारी यूटिलिटी U0 ही आ रही है। तो आइडिया यहाँ है कि हमें कम से कम U0 चाहिए और हम उसको कम से कम खर्च पे कम से कम U0 यूटिलिटी प्राप्त कर सके। और चूंकि मोनोटोनिसिटी एक दिष्टता होती है, तो ये सारा जो एरिया है उसमें हमारी यूटिलिटी U0 से ज़्यादा होगी। तो हमें ये बंडल खोजना है इस शेडेड जोन में, ऐसा बंडल खोजना है कि कम से कम हमें U0 यूटिलिटी मिल सके और वो यूटिलिटी कम से कम संभावित प्राइस पे मिल सके। तो ये तो यहीं पे होगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता कि हमें टेंजेंसी नहीं होता, अगर हमारा कर्व ऐसा होता, तो हम इस डायरेक्शन में बढ़ते, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें दूसरा आइसो एक्सपेंडिचर लाइन मिल जाता तो हमारा खर्च कम हो गया होता। तो हम देखेंगे कि ये समव्यय रेखा जो है इस अनधिमान वक्र को एक ही बिंदु पे टच कर रही होनी चाहिए थी, है ना, एक ही बिंदु पे, तभी तो टेंजेंसी क्राइटेरिया आएगा, टेंजेंसी क्राइटेरिया। यहाँ पे हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो बंडल होगा जिसपे हमें कम से कम खर्च में U0 यूटिलिटी मिल जाएगा, उस बंडल में x1 भी ग्रेटर देन 0 है और x2 भी ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वैलिड नहीं होगा इफ ये कंडीशन वायलेटेड हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें ये बंडल कैसे मिला, उस बंडल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस पॉइंट पे हम देखें कि जो आइसो एक्सपेंडिचर लाइन और समव्यय रेखा है उसका जो स्लोप है वो -P1/P2 है। वो K पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेदर ये K लें, K1 लें, K2 लें, K3 लें, लाइन का स्लोप हमेशा -P1/P2 है। तो एक ये बात हो गई। और दूसरी बात कि हमें ये भी देखना है कि ये जो अनधिमान वक्र है उसका स्लोप इस बिंदु पे क्या आता है, तो वो भी हम पहले ही निकाल चुके हैं। वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर, जो कि इक्वल होता है -mu1 डिवाइडेड बाई mu2। तो फिर हमें यही क्राइटेरिया मिल गया कि जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है वहाँ पे mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2, है ना। तो ये बात जो है एक तरह से रिपीटिशन है, जो हमने जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया था वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। और इनफैक्ट ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया हमें सेम ही मिल रहा है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट समझने के लिए, जिसमें टेंजेंसी नहीं हो। हम जब आइसो एक्सपेंडिचर लाइन ले रहे होते हैं तो सारे हमें पैरेलल लाइंस ऐसे ऐसे मिलते हैं।
है ना। और मान लीजिए कि एक हमारा यूटिलिटी जो है वो कम से कम जो कहिए u(x1 x2) जो है u0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम जो अनधिमान वक्र बना रहे हैं u(x1 x2) जो है वो u0 का बना रहे हैं। तो मैं जानबूझकर एक ऐसा अनधिमान वक्र ले रहा हूं जो कि वैसे यूटिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कॉन्वेक्स नहीं है। तो हम कुछ ऐसा ले लें, है ना। तो अगर हम टेंजेंसी क्राइटेरिया की बात करें, बट इवन पहले टेंजेंसी क्राइटेरिया से कहिए यूटिलिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये सारे बंडल अलाउड हैं। तो अगर हम टेंजेंसी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो हमें ऑप्टिमल बंडल यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन उस बंडल, ये जो बंडल है इस आइसो एक्सपेंडिचर लाइन पे है। हम जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं आइसो एक्सपेंडिचर लाइन या सम व्यय रेखा में, तो हमारा एक्सपेंडिचर व्यय कम होता जा रहा है। तो यहाँ देखें ये जो बंडल है यहाँ पे, वो बंडल एसोसिएटेड है सबसे कम खर्च से। और चूंकि ये बंडल, ये वाला जो बंडल है, ये वाला बंडल है, इस बंडल की ही तरह, है ना, इस बंडल की ही तरह u0 यूटिलिटी लेवल वाले अनधिमान वक्र में है। तो हम इसको चूज करेंगे क्योंकि इस बंडल पे खर्च कम हो रहा है। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि ये तभी काम करता है, ये इक्वेशन जो हम लेकर आए हैं तभी काम करता है जब हमारे एजम्पशंस पहले वाले वैलिड रहते हैं। अगर नहीं वैलिड रहते हैं तो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाना पड़ेगा और उसको यूज करके सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करते हैं। हम सेम 3 यूटिलिटी फंक्शन लेंगे। पहला यूटिलिटी फंक्शन जो है वो है अल्फा log x1 प्लस बीटा log x2। दूसरा जो हम लेंगे वो होगा ax1 प्लस bx2। और तीसरा जो लेंगे वो होगा मिनिमम ऑफ ax1 कॉमा bx2, है ना। ये तीनों हम लोग यूज करेंगे। तो पहले वाले प्रॉब्लम को ग्राफिकली देखते हैं। ये हो गया x1 इस एक्सिस पे, x2 दूसरे एक्सिस पे, और ये हमारा हो गया आइसो एक्सपेंडिचर लाइन, सम व्यय रेखा। और ये हमारा हो गया अल्फा log x1 प्लस बीटा log x2 इज इक्वल टू u0। तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे होगा। तो उसके लिए जो कंडीशन आ जाएगी वो है mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2। और mu1 क्या है, यहाँ से हमको पता है log के केस में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है अल्फा डिवाइडेड बाई x1, और ये हो गया p1, और ये हो गया बीटा डिवाइडेड बाई x2 p2। और इसको कह दें कि ये जो है ना सो k के बराबर है, k यहाँ पे जस्ट एक नाम दे दिया है। तो x1 यहाँ से जो है अल्फा के p1 के बराबर है और x2 जो है वो बीटा के p2 के बराबर है। अब हमें ये भी पता है कि इस जगह पे u0, ये u0 के बराबर है, तो अल्फा log x1 प्लस बीटा log x2 जो है वो u0 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम डाल दें, ये जो है log x1 अल्फा x2 बीटा जो है वो u0 के बराबर है, और हम कह सकते हैं कि x1 अल्फा x2 बीटा जो है e टू द पावर u0 के बराबर है। और यहाँ से x1 के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाली, यहाँ से हमने x2 के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो यहाँ डाल दे सकते हैं अल्फा के p1 टू द पावर अल्फा, और यहाँ पे है बीटा के p टू द पावर बीटा इज इक्वल टू e u0, है ना। ये भी संभव है कि हम पहले वाले ही इक्वेशन को यूज करते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। बट एनीवे
यहाँ से हम के के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। के का एक्सप्रेशन जो है वो अल्फा बीटा यू नॉट एंड पी वन के टर्म में आएगा। इस एक्सप्रेशन को निकाल करके अगर के का वैल्यू यहाँ पे प्लग करें तो हमें x1 एंड x2 पता चल जाएगा। और जब हमको x1 x2 पता चल गया तो p1 x1 प्लस p2 x2 भी हम लोग निकाल सकते हैं और ये इस जगह पे आएगा, है ना। सो ऐसे हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। ये एज ए टास्क आप इसको कंप्लीट करके देखिए। ऐसा ही हमने पुराने केस में किया है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में किया है, तो ये कुछ नया नहीं होना चाहिए। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला चूंकि मिस्टेक ज़्यादा लोग करते हैं दूसरे वाले केस में, तो उसको पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले केस में चूंकि u x1 x2 है, वो a x1 b x2 है, तो ये जो है हमें जो अनधिमान वक्र इनडिफरेंस कर्व जो मिलेगा वो खुद भी लीनियर होगा, एक रेखा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आइसो एक्सपेंडिचर लाइंस हैं, आइसो एक्सपेंडिचर लाइंस तो लाइंस ही हैं, और हमें जो अनधिमान वक्र इनडिफरेंस कर्व मिल रहा है वो भी लाइन है। तो ये पहले अगर हमने ड्रॉ कर लिया ना, अब दो तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है, तीनों तीन कलर से दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि हमें इनडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा मिल रहा है ना। कुछ हम और आइसो एक्सपेंडिचर लाइन ज्वाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, सारे ग्रीन लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हमारा खर्च बढ़ रहा है, और काले वाले लाइन पे हर जगह जो है ये यूटिलिटी यू नॉट के बराबर है काले वाले लाइन पे। तो कोई भी बंडल चलेगा इस काले वाले लाइन पे क्योंकि सारे के सारे बंडल्स जो हैं हमें यू नॉट बता रहे हैं। लेकिन हमें कौन सा बंडल इस सिचुएशन में चूज करना चाहिए? हमें ये वाला बंडल चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बंडल जो है यूटिलिटी तो यू नॉट दे रहा है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट आइसो एक्सपेंडिचर लाइन पे है। तो हमें ये वाला बंडल चूज करना चाहिए। इसको चलिए ए से मैंने दिखाया। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, चलिए अब इसको लाल कलर से दिखाते हैं, कि हमारा जो अनधिमान वक्र है वो कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब इस केस में हमें ऑप्टिमल बंडल जो है वो बी पॉइंट मिलेगा। क्यों बी पॉइंट मिलेगा? क्योंकि लाल रेखा पे कोई भी बंडल ले लें, हमें सारे के सारे बंडल जो हैं यू नॉट यूटिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा बंडल खोजना है जो कि सबसे कम महंगा हो, है ना। तो हमें कैसे पता है कि बी सबसे कम महंगे पे है? क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे खर्च बढ़ता जा रहा है। तो हमें अंदर का आइसो एक्सपेंडिचर लाइन खोजना है, तो वो यहीं पे मिलता है। एक तीसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि आपका आइसो एक्सपेंडिचर लाइन और अनधिमान वक्र एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं। इसमें क्या आंसर होगा कि आप कोई भी ये पर्पल कलर वाला लाइन जो देख रहे हैं, कोई भी बंडल उस पर्पल कलर पे ले ले, तो सारे का सारा बंडल आपको सेम यूटिलिटी दे रहा है और सारे का सारा बंडल सेम खर्च में मिल रहा है। तो इस केस में सारी पॉसिबिलिटी है, कोई भी बंडल ले ले इस पर्पल लाइन पे ये होगा। तो तीन केसेस हैं, ए बी एंड सी, है ना। कैसे इसको मैथमेटिकली बता सकते हैं? मैथमेटिकली ऐसे बता सकते हैं कि ये देखिए काले वाले पे जो है, यहाँ पे हमारा अनधिमान वक्र का स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीपर है, खड़ा है। तो हम देखेंगे कि ये जो काला वाला पहला केस हमने जो लिया था, आपको फिर से यहाँ इंडिकेट कर दें, ये वाला जो केस है इसमें हम देख रहे हैं कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो आइसो एक्सपेंडिचर लाइन से ज्यादा स्टीप है। तो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? वो a बाई बी। आइसो एक्सपेंडिचर कर्व का स्लोप क्या है?
P1 बाई P2, ये बड़ा है इस केस में। और A जब होता है तो हमारा ऑप्टिमल बंडल यहां पे आता है ना, A के पास आता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि x2 0 हो जा रहा है। इस केस में हमारा x1 जो है u0 बाई ए होता है और x2 जो है सो 0 हो जाता है ना। और एक्सपेंडिचर कितना होता है, एक्सपेंडिचर को हम यहाँ ई से पुकारेंगे। एक्सपेंडिचर जो है सो P1 x1 प्लस P2 x2 है, ये आपको P1 u0 बाई ए आता है। उसी तरह दूसरे केस में क्या होता है, वो लाल वाले लाइन से दिया गया है। यहाँ a बाई बी जो है, इसको लाल से ही लिखा जाए, a बाई बी जो है वो P1 बाई P2 से छोटा होता है। और इस केस में क्या हो रहा है कि x1 जो है वो 0 हो जाता है और x2 जो है वो u0 बाई बी होता है। और एक्सपेंडिचर इस केस में क्या हो जाता है, P1 x1 प्लस P2 x2, ये हो जाता है आपका P2 u0 बाई। और तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में तो a बाई बी है P1 बाई P2 के बराबर, है ना। तो इस केस में इस लाइन पे कोई भी बंडल हमें ऐसा x1 और x2 लेना है, x1 स्टार एंड x2 स्टार ऐसा हो जाएगा कि ax1 स्टार प्लस bx2 स्टार हमेशा u0 के बराबर ही आएगा, है ना। यहाँ पे हमने इसको लिखा। इन अदर वर्ड कि इसमें आप P1 u0 बाई ए भी ले सकते हैं, P2 u0 बाई बी भी ले सकते हैं एक्सपेंडिचर, ये दोनों बराबर ही आएगा। तो ये हमारा तीनों केस यहाँ पे कवर हो गया। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है जिसमें हमारा ux1 x2 जो है वो मिनिमम ऑफ ax1 bx2 है। यहाँ पे भी हमें आइसो एक्सपेंडिचर लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन हो गए डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। और हमें कुछ, अगर यहाँ पे हम अपना अनधिमान वक्र बना रहे हैं इसके बराबर u0, तो ये तो हमारा एल शेप्ड कर्व आएगा जो कि ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सारे बंडल पॉसिबल हैं, लेकिन हमें वैसा बंडल खोजना है जो कि सबसे सस्ता हो और कम से कम u0 का यूटिलिटी देता हो। तो ये आपको इसी पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे इसका मतलब है कि ax1 जो है सो bx2 के बराबर है। और ये बिंदु ऑल्सो आपके P1 x1 प्लस P2 x2 मान लीजिए कि K पे है, सॉरी हम E यूज करता हुआ आ रहे हैं यहाँ पे, तो E ले लें कि यहाँ पे ये E के बराबर है, ठीक है। और ax1 और bx2 जो है ये मिनिमम अगर हम ले रहे हैं ax1 bx2 के बराबर है, दोनों ये ले रहे हैं, तो ये u0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल ले सकते हैं कि x1 जो होगा यो u0 बाई a के बराबर होगा और x2 भी जो होगा वो u0 बाई b के बराबर होगा। तो आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे EP1 u0 बाई a प्लस P2 u0 बाई बी आ जाएगा। और इन अदर वर्ड हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है P1 बाई a प्लस P2 बाई बी u0 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन आ जाएगा। अब हम एक बार फिर से देखें कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मिनिमाइजेशन ऑफ P1 x1 प्लस P2 x2, मिनिमाइज करना है x1 और x2 के सापेक्ष में, सच दैट ऐसा हो कि ux1 x2 जो है कम से कम u0 से बड़ा हो, x1 जो हो 0 या 0 से बड़ा हो, x2 जो हो 0 या 0 से बड़ा हो। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि x1 जो है एक P1 P2 एंड u0 का फंक्शन आ जा रहा है। उसी तरह से x2 जो है वो भी
यहाँ पे P1 P2 एंड U0 का फंक्शन आ जा रहा है। और आपका जो एक्सपेंडिचर है चूंकि वो P1 x1 स्टार आएगा प्लस P2 x2 स्टार आ जाएगा, ये एक्सपेंडिचर भी जो है सो आपका P1 P2 एंड U0 का फंक्शन आ जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे है, इन दोनों जगहों पे है कि आपको x1 स्टार का एक एक्सप्रेशन मिल रहा है जो कि P1 का फंक्शन है, x2 स्टार यहाँ पे P2 का फंक्शन है ना। इस केस में यहाँ पे x2 स्टार जो है वो P2 का फंक्शन है। पहले भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि x1 स्टार अगर P1 का फंक्शन हो तो उसको हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे x2 स्टार अगर P2 का फंक्शन है तो उसको गुड 2 का डिमांड फंक्शन कहेंगे। चूंकि एक दूसरे तरीके से निकाला जा रहा है, पहले हमने मार्शलियन डिमांड फंक्शन देखा था, इन्हें हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन कहते हैं, है ना। इनको हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका हिक्सियन डिमांड फंक्शन। और ये जो हो गया आपका, चूंकि यहाँ पे P1 हो गया, x1 स्टार जो है P1 P2 एंड U0 का फंक्शन है, उसी तरह से P2 एंड यहाँ पे x2 स्टार P1 P2 एंड U0 का फंक्शन रहेगा। तो ये पूरा जो है सो P1 P2 एंड U0 का फंक्शन है, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर फंक्शन कहेंगे, है ना। व्यय फलन, हिंदी में इन लोग को, इसको हम व्यय फलन कहेंगे, है ना। सो ये रहा एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन की बात। हम अगले कुछ वीडियोस में इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। धन्यवाद।